Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your instructor and main teacher of agriculture economics Econ 4140 from University of Education Lower Mall campus Lahore. ओके जी क्लास, आज हम पढ़ेंगे लोइस मॉडल। ये डुअलिस्टिक अप्रोच मॉडल था, डुअलिस्टिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल था जो 1954 में लोइस ने दिया। और इसकी आज हम इलस्ट्रेशन करेंगे ये क्या होता है, किस तरह एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल नेक्सस बनता है। इसकी कुछ अजम्पशंस देखेंगे, ग्राफिकल इलस्ट्रेशंस हम देखेंगे और फिर हम ऑफ कोर्स इम्प्लीकेशन एंड इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो हुई वो देखेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके कोर्स का हिस्सा है और इट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट रिगार्डिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल एज़ फॉर द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह से जो एग्रीकल्चर और जो एग्रीकल्चर है वो किस तरीके से लिंक करता है और किस तरह से लेबर ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसके आज के हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके जी, लोइस मॉडल जो है ये इसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला था आर्थर लोइस को 1954 में, जब इसने ये मॉडल प्रेजेंट किया था। अ नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट अटेम्प्टेड टू एनालाइज द डेवलपमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। और लुइस ने कहा था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर सरप्लस होती है, दीज थेरीज ऑफ देयर ओरिजिन टू द सेलिब्रेटेड वर्क ऑफ नोबेल लॉरेट सर विलियम आर्थर लुइस इन 1954। और इसको बाद में एक्सटेंड किया था रेनस और फाई मॉडल जिसे हम कहते हैं। ये हमारा अगला लेक्चर इसी के ऊपर होगा 1965 में। इसने ये कहा था कि लेबर सरप्लस इकोनॉमी के मोस्टली जब डेवलपमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, इसने कहा था कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ अबंडेंट विद द लेबर। और ख़ास तौर पे इसने ये कहा था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो एवरेज प्रोडक्टिविटी से कैलकुलेट होती है। कि जो फार्मर की प्रोडक्टिविटी है कि मतलब एक 10 एकड़ का फार्म है या 5 एकड़ का फार्म है, स्मॉल फार्म है, तो क्या है उसके ऊपर लेट से कि वो साल के अंदर अगर वीट की हिसाब लगा लें कि वो 200 एकड़ जो है वो 200 मन जो है वो वीट प्रोड्यूस करते हैं 5 एकड़। तो उसके ऊपर 10 या 5 फार्मर जो है वो काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, तकरीबन 40 मन पर वर्कर प्रोडक्टिविटी होगी। उसको कैलकुलेशन लगा लें तो तकरीबन 60,000 रुपया जो है वो साल के अंदर एक बंदे की प्रोडक्टिविटी होगी 60,000। लेकिन उसके क्रॉसपॉन्डिंगली अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखा जाए तो ये तकरीबन एवरेज वेज के हिसाब से भी लगाया जाए 15,000 बल्कि 17,500 है। तो ये वो 3 महीनों में एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में बंदा काम करता है वो 3 महीनों में इतना कमा लेता है जितना वो एक साल के अंदर कमाएंगे। तो इसमें जो है इसने कहा था कि इनकी चूँकि एवरेज प्रोडक्टिविटी से ये मेजर किया जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है उससे वेज जो है डिटरमिन होती है, लेकिन यहाँ पे एवरेज प्रोडक्टिविटी के हिसाब से होता है। तो इसने लुइस ने कहा था कि ये इकोनॉमी में लेबर इनिशियली अबंडेंट होती है, सरप्लस होती है जो कि ट्रांसफ़र हो सकती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इन 1954 सर आर्थर लुइस पब्लिश्ड अ पेपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। और इसको बाद में बहुत ज़्यादा दफ़ा साइट किया गया और ये बहुत आप कह लें कि पायनियर वर्क है इसका। और इसने डुअल इकोनॉमिक्स के ऊपर पहली दफ़ा के 2 किस्म की, एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है, और इसको इसमें इसने कैटेगराइज़ किया था। अच्छा जी, इसमें अगर हम लुइस मॉडल को देखें, लुइस मॉडल अज्यूम 2 डिस्टिंक्ट सेक्टर, कैपिटलिस्ट एंड सब्सिस्टेंस और एग्रीकल्चर सेक्टर। इसमें इसने 2 चीज़ों में इसको डिवाइड किया था, एग्रीकल्चर सेक्टर में और कैपिटलिस्ट सेक्टर में 2 चीज़ों में इसने डिवाइड किया था। और कैपिटलिस्ट सेक्टर में इसने कहा था अ कैपिटल इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रिलाइंग ऑन द रिप्रोड्यूसिबल कैपिटल।
रिप्रोड्यूसेबल कैपिटल ये चीज़ें जो है वो प्रोड्यूस करता है, और इस वजह से इसकी जो है प्रोडक्टिविटी इसमें ज़्यादा होती है, राइट। फिर ये हायर एवरेज वेजेस देता है एज़ कंपेयर टू इन दैट सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। उसके बाद हायर मार्जिन एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है कैपिटल इन सेक्टर में, और हायर डिमांड फॉर लेबर होती है। इसने ये दो चीज़ों में डिवाइड किया, और एक कैपिटलिस्ट सेक्टर, और इसमें इसने कहा कि ये ऐसी ड्यूरेबल गुड्स और इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस करता है जिसमें उसकी हाई प्रोडक्टिविटीज़ होती है, और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन होता है, और रिप्रोड्यूसेबल कैपिटल प्रोड्यूस करते हैं, और इसमें जो ज़्यादातर लेबर होती है वो स्किल लेबर होती है। ये इसने इसमें दो चीज़ों में डिवाइड किया था, एक कैपिटलिस्ट सेक्टर और दूसरा उसने डिवाइड किया था एग्रीकल्चर सेक्टर, राइट। या एग्रीकल्चर सेक्टर या सबसिस्टेंस सेक्टर कहते हैं। इसमें लेबर इंटेंसिव होता है, जैसे कैपिटल में कैपिटल इंटेंसिव है, इसमें लेबर ज़्यादा लगती है, इसमें लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं। लो डिपेंडेंसी ऑन कैपिटल, और इसने ये कहा था कि इसमें कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कम होती है, ये लेबर इसमें ज़्यादा चूँकि यूज़ होती है, तो इसमें कैपिटल बहुत कम यूज़ होता है, या इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कम डिपेंडेंसी होती है। हालांकि हम क्रिटिसिज्म में देखेंगे ऐसा नहीं भी है। लो मार्जिनल एवरेज प्रोडक्टिविटी, इसमें एवरेज प्रोडक्टिविटी वेरी लो होती है, और लो एवरेज वेजेस, और इसमें वेजेस जो हैं वो कम होती है एज़ कंपेयर टू कैपिटल सेक्टर। ये इसने दो चीज़ों में डिवाइड किया था, और इसने इनको दोनों को इस तरीके से करेक्टराइज किया था कि किस तरीके से ये एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और उनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, इसका जो है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर वाज अज्यूम्ड टू बी ऑफ अ सबसिस्टेंस नेचर करेक्टराइज्ड बाय लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम, लो सेविंग एंड कंसिडरेबल अनएम्प्लॉयमेंट। और इसको डिसग्विस्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता था, कि सरप्लस लेबर होती है, और जिनकी डिसग्विस्ड जो होती है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इसमें सरप्लस लेबर होती है, और क्या होता है कि इनकी जो लेबर जो मतलब आप देखें ना कि अगर 5 बंदे जो हैं 5 एकड़ के फार्म पे काम कर रहे हैं, तो क्या है अगर उसमें से 2, 3, 4 निकल भी जाएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इतना फ़र्क नहीं पड़ता। यूजुअली इसने ये अजूम किया था, और ऐसा देखने में आता भी है नज़र। और इसके पीछे फिनोमेना ये है कि इसको कैपिटल से, जो लेटेस्ट जो इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं कि इसको कैपिटल से रिलेट किया जाए। मतलब ये है कि अब उसमें अगर लेबर वहाँ से निकाली जा रही है तो उसको उतना कैपिटल दिया जाए ताकि वो कैपिटल ज़्यादा से ज़्यादा रिमेनिंग फार्मर यूज़ करे और एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे। कुछ इंडियन स्टडीज़ ऐसी हुई हैं कि जिन्होंने कहा कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी, जैसे इसमें लेबर जो है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करता है तो मार्जिन प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई है। कुछ एम्पिरिकल स्टडीज़ ने ऐसा प्रूव किया है। और इसकी सजेशन यहाँ पे ये है कि इसको रिप्लेस किया जाए किसके साथ, कि कुछ कैपिटल के साथ रिप्लेस किया जाए। अगर 4 बंदे जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 5 एकड़ के फार्म पे अगर 5 बंदे काम कर रहे हैं, 4 अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ चले जाए तो रिमेनिंग 1 के साथ अगर उसको ट्रैक्टर या कोई कैपिटल इंटेंसिव उसको बना दिया जाए तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस नहीं होगी। बहरहाल इसको हम क्रिटिसिज्म में पढ़ेंगे। तो बहरहाल इसने जो कहा था लुइस ने कि एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ करेक्टराइज्ड बाय लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम एंड लो सेविंग एंड considerable underemployment. The industrial sector, on another hand, assumed to be a technologically advanced with high levels of investment operating in an urban environment. तो ये दो उसके उल्ट तकरीबन जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें हाई प्रोडक्टिविटी है, सेविंग्स भी ज़्यादा होती है, इनकम भी ज़्यादा होती है, तो ये अट्रैक्टिव होता है। तो क्या उसने फिनोमेना कहा था कि लुइस सजेस्टेड दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर वुड अट्रैक्ट वर्कर फ्रॉम द रूरल एरियाज़। और इसके रिलेटेड उसने पॉलिसी इम्प्लीकेशंस भी दी थी कि कम से कम 30 to 35% जो है वेजेस जो हैं इसमें ज़्यादा हों,
जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से अगर वेजेस ज़्यादा हों 30 to 35% अगर वेजेस ज़्यादा हों तो ये वो गैप है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ लेबर को अट्रैक्ट करेगा। ये डेवलपमेंट का जो है एक किस्म का पहला फ़ेज़ है, और देखा जाए तो अभी हम इसी फेज़ में ही हैं। अभी भी हमारे जो है विलेजेस वगैरह में लोग शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं फॉर द एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फिर देखना होगा कि हमारी कितनी, क्या वेजेस के अंदर सब्सटेंशियल डिफरेंस है। अगर डिफरेंस हो तो वो अट्रैक्ट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर से लेबर इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करती है। देखना होगा कि ये इस वजह से हो, ना कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से हो, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। उसमें भी बहुत से लोग विलेजेस में देखा होगा कि ठीक है जी, एग्रीकल्चर सेक्टर तो चल ही रहा है, 5-4 बंदे काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ ना उधर उसको गांव में कोई जॉब मिलती है, तो क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से तो नहीं इधर आ रहा कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होती है या अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है। तो बहरहाल अगर तो ये अगर पुल फैक्टर्स हैं कि इंडस्ट्रियल सेक्टर अट्रैक्ट कर रहा है, पुश फैक्टर नहीं होने, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पुश फैक्टर नहीं होने चाहिए, कि जो पुश फैक्टर वहाँ से एग्रीकल्चर सेक्टर से आपको पुश करें टुवर्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बहरहाल पुल फैक्टर ज़्यादा होने चाहिए एज़ कम्पेयर टू पुश फैक्टर। कैसा फैक्टर नहीं होने चाहिए जो रूरल इकानमी से लोगों को पुश करे शहरों की तरफ, बजाय कि सिटीज़ के अंदर इतनी डेवलपमेंट और इतनी इंडस्ट्री और इतनी एडवांस इंडस्ट्री होनी चाहिए कि ये अट्रैक्ट करे। तो यही जो है वो सजेस्ट किया था लुईस ने। इसके बाद आगे चलते हैं अजम्पशन ऑफ द लुईस मॉडल। इसने काफ़ी ज़्यादा अजम्पशंस हैं। द मॉडल एज्यूम दैट डेवलपिंग इकानमी हैज़ अ सरप्लस ऑफ अनप्रोडक्टिव लेबर इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इसकी जो पहली अजम्पशंस थी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में अनप्रोडक्टिव लेबर होती है, और जैसे मैंने ये कहा कि आप अपने जो ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ अभी भी इन्वॉल्व हैं, जो विलेजेस वगैरह से बिलोंग करते हैं, वो देख लें, वो 10 बंदे काम कर रहे हैं फार्म के ऊपर, तो एक किस्म की वो अनप्रोडक्टिव ही हुए ना, कि वो 9 बंदों से भी काम हो सकता है, 8 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है। तो जो 5 एकड़ के फार्म के ऊपर मैंने खुद देखा है कि 5 सारी फैमिली उसके ऊपर जुती होती है। तो ये होता है कि ये जो है इसमें अनप्रोडक्टिव लेबर होती है, कि एक ही काम जो है वो नस्ल दर नस्ल करते आ रहे हैं, कोई इनोवेशन नहीं है। हाँ, अगर उसमें कोई इनोवेशन हो, कुछ जो पिछले किसी लेक्चर में कहा था कि अगर कोई एग्रीकल्चर में पढ़े लिखे लोग आएँ तो ये और बात है कि वहाँ पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव होगी, लेकिन यहाँ पे मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। राइट, एग्रीकल्चर सेक्टर में मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है। तो एक तो ये है कि ये अनप्रोडक्टिव लेबर होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा ये है कि दीज वर्कर्स आर अट्रैक्टेड टू ग्रोइंग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वेयर हायर वेजेस आर ऑफर्ड। और दूसरी इसकी अजम्पशंस थी कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर में ये लोग अट्रैक्ट होंगे ग्रोइंग जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है सिटीज़ में, मेगा सिटीज़ में या मेट्रोपॉलिटन सिटी में, कि वो इतना अट्रैक्टिव हो, इतना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इन लेबर्स को, अनप्रोडक्टिव लेबर्स को वहाँ पे अट्रैक्ट करता है। तीसरी इसकी अजम्पशन थी, इट आल्सो अज्यूम दैट वेजेस इन द मैन्युफैक्चर सेक्टर्स मोर और लेस फिक्स्ड, कि मैन्युफैक्चर सेक्टर में मोर और लेस जो है वेजेस फिक्स होती हैं, लेकिन अगेन वो तकरीबन 30 to 35% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैंने सिर्फ वीट की एग्जांपल दी है, लेकिन अगर राइस भी लगा ले तो वहाँ पे भी तकरीबन 60,000, 1,20,000, और अगर यहाँ पे भी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी 15,000 मिलनी है तो साल के अंदर 1,20,000 ही बनती है पर कैपिटा इनकम। तो क्या डिफरेंस रहा? अगर आप देख लें कि अगर ये, जैसे मैंने पहले एवरेज प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट की है सिर्फ राइस के रिलेटेड, तो मैंने कहा कि 40 मन जो है वो एक बंदे की एवरेज प्रोडक्टिविटी है जो 60,000 की बिकती है। तो 60,000 वो साल में 2 क्रॉप अगर लें, एक राइस की भी लें, तो 60,000 अगर उधर से हो जाए 1,20,000, और अगर यही वेज जो है वो 10-12,000 सिटीज़ के अंदर कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो 10,000 दे रही हैं, तो 10,000 अगर आपने सिटीज़ से कमा के 1,20,000 ही कमाना है, तो फिर आपको सिटीज़ के अंदर आके
गवर्नमेंट को ये देखना होता है कि वो सिटीज़ के अंदर आके ओवर पॉपुलेशन, सिटीज़ के अंदर जो क्राइम आता है, जब माइग्रेशन होती है रूरल से अर्बन एरियाज़ की तरफ, तो सिटीज़ के अंदर प्रेशर डालने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंश्योर करना होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की एवरेज प्रोडक्टिव जो वेज का डिफरेंसेस है वो 30 to 35% ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है, एंटरप्रेन्योर्स इन द मैन्युफैक्चर सेक्टर मेक प्रॉफिट बिकॉज दे चार्ज अ प्राइस अबव द फिक्स वेज रेट। के इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो प्रॉफिट अर्न करता है क्योंकि वो एवरेज जो फिक्स वेज रेट से ज़्यादा जो है उसकी प्राइस जो है वो वेज रेट या एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है, तो प्रॉफिट अर्न करता है। और वो प्रॉफिट जो है अल्टीमेटली, दूसरी अजम्पशंस ये, पांचवी अजम्पशन ये थी कि जो वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो क्या है, इसी में री इन्वेस्ट करे, रिटेन करे प्रॉफिट को। द मॉडल इज्यूम दैट दीज प्रॉफिट विल बी री इन्वेस्टेड और री इन्वेस्टेड रिटेन इन द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ फिक्स कैपिटल, कि वो इससे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़, वो जितना प्रॉफिट अर्न करेगा इंडस्ट्रियलिस्ट वो उसी के अंदर लगाएगा और री इन्वेस्ट करेगा, जिससे और ज़्यादा जो है डेवलपमेंट आएगी। इसकी छठी जो एजम्पशन थी, एन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मीन्स एन इकोनॉमी हैज़ मूव्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल टू एन इंडस्ट्रियलाइज्ड वन। और ये गालबन जो लोग एग्रीकल्चर को ज़्यादा जानते हैं वो ये देखेंगे भी इन केस ऑफ पाकिस्तान के, पाकिस्तान एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है और ख़ास तौर में एक कैपिटल जो है वो कैपिटलिस्ट कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री नहीं रही। इसके ऊपर बहुत से आर्गूमेंट्स हैं। तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मींस एन इकोनॉमी हैज़ मूव फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियलाइज्ड वन, कि वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री की तरफ मूव करे या इंडस्ट्रियलाइज्ड जो है वो कंट्री बन जाए। ये उसकी छठी अजम्पशंस थी। इसके बाद आ जाता है जी मॉडल मैकेनिज़्म। ये मॉडल किस तरह वर्क करता है। इंडस्ट्रियल फर्म्स ऑफर वेजेस दैट वुड गारंटी हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ एज द लेवल ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी वाज सो लो इन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एरियाज, पीपल लीव द रूरल एरिया वुड हैव वर्चुअली नो इम्पैक्ट ऑन आउटपुट। ये किस तरह वर्क करता है कि एक ये है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है कि ये गारंटी करे कि हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, लेबर प्रोडक्टिविटी हायर होगी, और वो उसको ट्रेनिंग एंड इस जो जब बंदा इंडस्ट्रियल सेक्टर में आता है तो उसकी जो स्किल डेवलपमेंट भी होती है। आपने देखा होगा कि कोई बंदा इंडस्ट्री में आया तो 5-6 साल के बाद वो खुद इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया। ये भी आम मतलब मिसालें देखने में नज़र आती है कि ये वो ट्रेनिंग है, वो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ये वो चीज़ें हैं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है। और इट शुड इंश्योर दिस क्वालिटी ऑफ लाइफ सो दैट पीपल कैन मूव फ्राम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। और जब ये मूव करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ तो आउटपुट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। हो रहा है पाकिस्तान में, ये फिनामिना चल रहा है, विलेजेस से लोग सिटीज़ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुई, ये इंक्रीज़ कर रही है। आल दो कि ये देखना होगा कि क्या ये टेक्नोलॉजी की वजह से है या हाइब्रिड सीड की वजह से है। तो बहरहाल अभी तक देखने में यह है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिक्रीज़ नहीं होती लेबर के मूव कर जाने से। The amount of food available to the remaining villagers would increase as the same amount of the food could be shared amongst the fewer people। कि इसमें जो ख़ास तौर पे जो फूड सिक्योरिटी का कंसर्न है ये भी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता कि जब एग्रीकल्चर सेक्टर में से लेबर जो है वो मूव करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ, तो पीछे जो अवेलेबल रिसोर्स हैं फूड के वो बाकी विलेजर्स के लिए या बाकी फैमिली के लिए वो एनफ होते हैं, उनको फूड सिक्योरिटी का भी इशू नहीं होता। और सेम अमाउंट ऑफ फूड जो है वो ज़्यादा फूड फ्यूअर लोगों के साथ जो है कम लोगों के साथ शेयर होती है, फूड सिक्योरिटी का भी इशू पैदा नहीं होता। दोज पीपल दैट मूव्ड अवे फ्राम द विलेज टू द टाउन्स वुड अर्न इंक्रीज्ड इनकम। कि जो लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करते हैं उनकी हायर वेजेस होती हैं और हायर इनकम होती है। और ये
फ्रीक्वेंटली आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बहुत से लोग जो है लाहौर ख़ास तौर पे तो यही है, सारे लोग विलेजेस से उठ के आए हुए हैं। अब देखें कि करोड़ और अरबपति आपको लोग मिल जाएंगे, और इनका ट्रैक देख लें तो इतने ज़्यादा रिच नहीं होते थे। तो ये वो मूवमेंट है, शहर में आए, स्किल गेट किया, अपॉर्चुनिटी इसको अवेल किया और अपने आप को डेवलप किया, जिस वजह से जो है वो उनकी इंक्रीज़ इनकम हुई, और ये एम्पिरिकली भी ऐसा नज़र आता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मॉडल मैकेनिज़्म। नेक्स्ट है हायर इनकम गारंटी मोर सेविंग। जब इनकम ज़्यादा होगी, ज़्यादा सेविंग होगी, और ज़्यादा सेविंग का मतलब है कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स का मतलब है कि कंट्री डेवलप करेगा। कि जब लोगों की ज़्यादा इनकम होगी वो ज़्यादा बैंक्स में रखवाएंगे, बैंक्स में ज़्यादा फिर वो कंट्रीज़ में जो है वो मनी जो है वो सर्कुलेट करेगी, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, और जब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी तो क्या होगा, मोर जनरेशन ऑफ द कैपिटल होगा फॉर दिस जनरेशन एंड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एज वेल। एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, लोगों की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं। हायर वेजेस मोर इंसेंटिव टू मूव फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर टू हाई प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री। और ये हायर वेजेस जो है ये एक उस मूवमेंट को कैटलाइज करता रहता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो लेबर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव करती रहे, और ये हायर वेजेस ये इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, और ये इस प्रोसेस को कैटलाइज करता है या इस प्रोसेस को बढ़ाता है। अच्छा, ये इसकी जी ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है कि किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो अब सबसिस्टेंस या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वेजेस हैं वो लोअर होती है किससे, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। ये OW1 जो है ये सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर की वेजेस हैं, और उससे वाई एक्सेस पे वेजेस और मार्जिन प्रोडक्ट है, राइट, और एक्स एक्सिस पे लेबर है, नंबर ऑफ लेबर है, और O1 जो है ये सबसिस्टेंस वेजेस एग्रीकल्चर सेक्टर में है। OW जो है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर की वेजेस हैं। ये W1W यानी कि ये जो W1W ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है, ये कहते हैं कि 30 to 35% होना चाहिए। अच्छा, अगर ऐसा हो तो इसमें क्या है, इसमें अगर देखा जाए तो क्या है कि ये जो आपके पास द मार्जिन कैपिटलिस्ट में हैव टू पे इज़ एज मच एज 30% अबव द एवरेज सबसिस्टेंस वेजेस। और इसकी वजह ये है कि ये इस वजह से भी होनी चाहिए वेजेस ज़्यादा, कि ताकि जो सिटीज़ में आ रहे हैं कि वो डेफिनेटली उनको रहायश के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए चाहिए होती है, रहायश वगैरह या इस तरह की चीज़ें, कि उनको कंपनसेट करने के लिए और उनकी मूवमेंट जो है को कंपनसेट करने के लिए ये 30% जो है लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह ये सारी चीज़ें 30% इस वजह से भी ज़्यादा होनी चाहिए। WW1 इन फिगर विच रिप्रेजेंट द कैपिटल सेक्टर एज शोन बाय एन, यानी कि ये वो पोर्शन है WW1। इसमें OW इंडस्ट्रियल वेज है OW, और OW1 जो है वो सबसिस्टेंस वेज है। अच्छा, गिवन द अजम्पशन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, employment of labor within the industrial sector is given by the point where marginal productivity is equal to the wage rate। यानी कि हम क्या कहते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की assumptions क्या हैं कि जब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो वेज रेट के इक्वल हो तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एक फंडामेंटल assumption है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ी होगी, कि जब वेज रेट जो है वो वेज रेट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल हो तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की अजम्पशन होती है। तो वो कौन से पॉइंट पे है, वो OM है, यानी कि जहाँ पे WP को कट कर रहा है। देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में जहाँ पे जो आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट, ये जो आपको कर्व नज़र आ रही है, ये वेज रेट को कहाँ पे कट कर रहा है, P पॉइंट के ऊपर। तो इस पॉइंट पे OM जो है वो गारंटीज हो जाती है लेबर। OM लेबर कितनी लेबर, जहाँ पे वेज रेट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इक्वल हो तो वो ऑप्टिमल मतलब लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट है, तो वो OM है। अच्छा, जब ये हो, सिंस द वेजेस इन द कैपिटलिस्ट सेक्टर डिपेंड ऑन द अर्निंग ऑफ
सबसिस्टेंट सेक्टर के सबसिस्टेंट सेक्टर प्राइमरी गुड्स भी एग्री कैपिटल सेक्टर्स को प्रोवाइड कर रहा होता है कि ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को इनपुट्स प्रोवाइड कर रहा होता है। कैपिटलिस्ट वुड लाइक टू कीप डाउन प्रोडक्टिविटी एंड वेजेस इन द सबसिस्टेंट सेक्टर सो दैट, और ये भी एक रीज़न है कि इसमें अगर प्रोडक्टिव सबसिस्टेंट सेक्टर में वेजेस और प्रोडक्टिविटी लो हो सो दैट द कैपिटलिस्ट सेक्टर में एक्सपैंड एट द फिक्स वेजेस। अच्छा, अगर इसमें लो हो जैसे इस ग्राफ में नज़र आ रहा है तो ये एक इंश्योर करता है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ लेबर मूवमेंट होगी। अच्छा, ये हमने बात कर ली कि अब इसमें जो अब देखें कि टोटल जो होगी, टोटल आपकी टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर क्या होगी, ONPM, ये आपकी टोटल आउटपुट होगी, टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर होगी ONPM। टोटल प्रोडक्ट क्या होगी, जो आपकी मतलब फुल एम्प्लॉय जो ONPM जो है ये टोटल प्रोडक्ट होगी, राइट। और इसमें जो है वो कास्ट निकल जाएगी, वो कितनी है, OWPM। ये वो कास्ट होगी जो लेबर को प्रोवाइड कर देगी, डिवाइडेड बिटवीन द, अच्छा ये जो टोटल प्रोडक्ट है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाती है पेमेंट्स टू द लेबर यानी कि कास्ट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ये जो OWPM है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, OWPM ये कास्ट होगी, ठीक है, यानी कि टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर को इस डिवाइड ONPM, अगेन बता रहा हूँ कि ONPM को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया, दैट इज पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, दैट इज द कास्ट, राइट। OWPM क्या है, कास्ट है, यानी कि वेजेस जो एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉयज़ को दी गई। और दूसरा जो NPW बच जाता है आपके पास, ये है कैपिटलिस्ट सरप्लस, यानी कि ये उसका प्रॉफिट है, कैपिटलिस्ट सरप्लस है जो कैपिटलिस्ट को जा रहा है। अब ये है कि बाय अजम्पशन, जो हमने अजम्पशंस पीछे पढ़ी हैं, बाय अजम्पशन WNP जो है ये क्या है, इसको री इन्वेस्ट होना चाहिए। ये जो NPW या NWP जो है ये री इन्वेस्ट होना चाहिए। और अगर ये री इन्वेस्ट होता है तो क्या होगा, ये जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, ये अपवर्ड जो, क्योंकि जब ये ग्रो करता है, जब ये NPW जो है ये री इन्वेस्ट होगा तो इससे कैपिटल एकमुलेशन होगी। जब कैपिटल एकमुलेशन होगी, जब वो री इन्वेस्ट करेगा और इससे इंडस्ट्रियलाइज प्रोसेस जो है वो इंक्रीज़ करेगा, तो ये जो आपका जो पहले जो था मार्जिन प्रोडक्टिविटी जो कर्व थी ये अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। और आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की भी आपने अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी हो, तो अगर कैपिटल एकमुलेशन हो तो ये क्या होता है कि ये आउटवर्ड जो है वो शिफ्ट कर जाती है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर जो है ये आउटवर्ड शिफ्ट कर जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ON1, राइट। अब क्या है कि अगर फिक्स वेजेस हैं तो वो जब री इन्वेस्ट करेगा, ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगेगी, तो अब जो है उसमें और ज़्यादा, जब ज़्यादा इंडस्ट्री लगेगी तो उसमें और ज़्यादा आप कहते हैं कि कैपेसिटी क्रिएट हो जाएगी जो लेबर को अब्जॉर्व कर सकती है, यानी कि अब जो है वो लेबर OM1 हो जाएगी, राइट। और इसी तरह जो आपके पास जो न्यू टोटल प्रोडक्ट होगी वो ON1P'M1 होगी। और इसमें जो कास्ट है यानी कि इन द फॉर्म ऑफ वेजेस जो चले जाएगी वो OWP'M1 है, राइट। तो ये WNP टू WN1P, WN1P', ये वेजेस की फॉर्म में चले जाएगी। और पीछे जो उनके पास जो है WN1P' जो है, अब ऊपर वाली जो तकरीबन ट्रायंगल नज़र आ रही है ये जो है कैपिटल, अब उनका जो कैपिटल सरप्लस कैपिटल है जो उसको दोबारा से री इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। जब इसको री इन्वेस्ट करेगा तो अगेन जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर और ज़्यादा ग्रो करेगा, राइट। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है।
अच्छा, फिर मैं एक दफ़ा बता दूं कि ये OW1 जो है ये सबसिस्टेंस वेजेस हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, और OW इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। और मैंने कहा कि ये OW जो है ये एग्रीकल्चर जो OW है तकरीबन 35% ज़्यादा होनी चाहिए W1 से। अगर ऐसा हो तो लेबर मूव करती है फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर ऐसा हो तो जो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो अजम्पशन है कि जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो वेज रेट के इक्वल हो, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट होता है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये देखें कि जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो इक्वल टू वेज रेट किस पॉइंट पे है, जहाँ पे वेज रेट से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कट कर रही है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कहाँ पे कट कर रही है? पी के ऊपर, राइट। तो ये वो पॉइंट है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। इसमें जो कास्ट की शक्ल में यानी कि वेजेस की शक्ल में जो चीज़ चले जाएगी वो OWPM है, जो पहली रेक्टेंगल आपको नज़र आ रही है OWPM। अच्छा, जब ऐसा हो तो ये चीज़ जो है वो ये कास्ट की शक्ल में चले जाएगी, और WNP जो है ये वो कैपिटल सरप्लस है जिसको इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो दोबारा री इन्वेस्ट करेगा। जब वो री इन्वेस्ट करेगा तो ये जो कर्व है आउटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, और फिर क्या होगा, अब उसके पास जो है अगर वेज रेट फिक्स वेज रेट हो, और क्यों फिक्स वेज रेट होती हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट भी इंश्योर करते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी ही रहे, ताकि वो एक फिक्स वेज रेट के ऊपर काम करते रहे। अब वही फिक्स वेज रेट है, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से, इंडस्ट्रियल सेक्टर री इन्वेस्टमेंट की वजह से, प्रॉफिट रिटेन की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो कर गया है। अब जो है वो आप कहते हैं कि ONP'(M1) आपकी टोटल प्रोडक्ट है, ON1P'(M1), राइट। ये जो ऊपर वाली जो ब्रीक लाइन आपको नज़र आ रही है, इसमें जो OWP'(M1) जो है ये वेजेस की शक्ल में चले जाएगा लोगों को, और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट कहाँ पे होगा? जहाँ पे वेज रेट इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, अब वो P' है। उसमें जो कास्ट की शक्ल में चला जाएगा वो OWP'(M1) है, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट रिटेन हो जाएगा वो WN1P' है, राइट। ये चीज़ होगी। और अगर ये फिर अगेन उसके पास जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करेगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, और जिस वजह से और ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा। ठीक हो गया जी। इसी को ही आगे तकरीबन जो मैंने ग्राफिकल इलस्ट्रेशन की है, इसी की आगे ये मैंने पॉइंट्स लिख भी दिए हैं। पहले मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, अब यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। द मार्जिनल कैपिटलिस्ट मे हैव टू पे इज़ एज मच एज 30% अबव द एवरेज सबसिस्टेंस वेजेस, के कैपिटलिस्ट जो है वो 30% ज़्यादा सबसिस्टेंस या एग्रीकल्चर सेक्टर से ज़्यादा वेजेस पे करे। और उस ग्राफ में जाके देखें कि WW1 in the figure which represent the capital sector is shown by the N. OW is the industrial wages. ये देखिए OW is the industrial wages है, right? उसके बाद given the profit maximization assumption, employment of labor within the industrial sector is given by the point where marginal product is equal to the wage rate. वो OM है, वो OM है जो आपको OM नज़र आ रहा है कहाँ पे, जो P पॉइंट है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू द वेज रेट, राइट। ये हमने ये भी ग्राफ के ऊपर हमने इसको कर लिया था। उसके बाद आ जाता है जी द टोटल प्रोडक्ट लेबर ONPM इज़ डिवाइडेड बिटवीन द पेमेंट टू द लेबर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, यानी कि कास्ट है ये, और कास्ट क्या है OWPM, एंड द कैपिटल सरप्लस NPW। कास्ट क्या है OWPM, और ये देख ले OWPM ये कास्ट है यानी कि वेजेस है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, और WNP जो है ये कैपिटल आपका कैपिटल सरप्लस है। द ग्रोथ ऑफ द कैपिटलिस्ट सेक्टर एंड द रेट ऑफ लेबर अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सबसिस्टेंस सेक्टर डिपेंड ऑन द यूज़ मेड ऑफ द कैपिटलिस्ट सरप्लस, के वो इसको री इन्वेस्ट करेगा
इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, व्हेन द सरप्लस इज री इन्वेस्टेड द टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विल रिवाइज, यानी कि वो इंक्रीज कर देगा। द मार्जिनल प्रोडक्ट लाइन शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट, दैट इज टू द N1। तो ये देखें कि N1 की तरफ मूव कर गई ये, राइट। जब वो री इन्वेस्ट करेगा तो वो N1 की तरफ ये मूव कर जाएगी, राइट। ये हमने उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देख भी लिया है, राइट। अज्यूमिंग वेजेस आर कांस्टेंट द इंडस्ट्रियल सेक्टर नो प्रोवाइड मोर एम्प्लॉयमेंट, वो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा जब वो उसको री इन्वेस्ट करेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर एक्सपैंड करेगा, और इस एक्सपेंशन की वजह से और जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अच्छा जी, फिर उसके बाद हैंस एम्प्लॉयमेंट रेजेस बाय MM1। MM1 जो है, इसमें देखें ग्राफ में, फिर जाके देखें ग्राफ में, MM1 जो है, MM1 ये वो नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है जो री इन्वेस्टमेंट की वजह से आई है। और इसी तरह आगे N2, N3, N4, N5 के ऊपर ये मूव करती रहेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती रहेगी, राइट। ये हमने कर लिया, ठीक है जी। द अमाउंट ऑफ कैपिटल सरप्लस गोज अप फ्रॉम WNP टू WN1P1। वो जो कैपिटल सरप्लस था, इंडस्ट्रियलिस्ट का सरप्लस था, वो अब इंक्रीज कर जाएगा। द अमाउंट कैन बी री इन्वेस्टेड एंड प्रोसेस विल बी रिपीटेड एंड ऑल सरप्लस लेबर वुड एवेंचुअली बी एग्जॉस्टेड। और ये प्रोसेस उस वक्त तक कंटिन्यू रहेगा जब तक एग्रीकल्चर सेक्टर में सरप्लस लेबर सारी निकल नहीं जाती। और ये प्रोसेस कितनी देर तक चलता रहता है? 100 साल भी लग सकते हैं। देखें, अमेरिका है या दूसरी डेवलप्ड कंट्री है, आप इनकी हिस्ट्री देख लें, इन्होंने प्रोसेस यहाँ से शुरू किया था। अब वहाँ पे चले जाए, कम से कम मैंने मलेशिया में देखा है कि उनको ये मसला फार्मर्स को ये होता है कि हमने लेबर कहाँ से लेनी है, क्योंकि लेबर इवेंचुअली सारी मूव कर चुकी है टुवर्ड द इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। अब वो लेबर को दूसरी फ़िलिपीन हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ से ये फार्मर इंपोर्ट करते हैं, वो जो अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को जो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में देते हैं। तो बहरहाल उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर तो मतलब डे बाय डे इंक्रीज़ ही की है, डिक्रीज़ तो नहीं की। तो ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहता है जब तक कंट्री फुली इंडस्ट्रियलाइज ना हो जाए, डेवलप ना कर जाए और अपने रिसोर्सेज को फुली यूटिलाइज ना कर ले। तो बहरहाल इसमें देखना होगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे मेरा नॉलेज जो है वो तकरीबन वी नीड टू स्टडी मोर कि पाकिस्तान इस डेवलपमेंट प्रोसीजर में कहाँ खड़ा है। व्हेन ऑल द सरप्लस लेबर इन द सबसिस्टेंस सेक्टर हैज़ बीन अट्रैक्टेड इनटू द कैपिटल सेक्टर, wages in the subsistence sector will begin to rise, shifting the term of trade in favor of agriculture and causing wages in the capital sector to rise। तो ये इस पॉइंट पे ये भी होता है, जैसे मैंने मलेशिया की अभी एग्जांपल दी, तो क्या है, सेक्टर जो है वो मूव कर रहा है, सेक्टर जो है वो मूव कर रहा है, राइट। उन्होंने अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर वेजेस इंक्रीज़ कर रही हैं, और जब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वेजेस इंक्रीज़ करें तो क्या होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में वेजेस मूव कर जाती हैं। जो हमने कहा था कि वो फ़िक्स वेजेस होती हैं, वो फ़िक्स वेजेस होती हैं क्योंकि वहाँ पे फ़िक्स वेजेस होती हैं और वो प्रॉफिट अर्न करता है। और ये अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की जब एग्रीकल्चर सेक्टर में जब ये ग्रो करे, जब एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करे तो एग्रीकल्चर सेक्टर की वेजेस जब ग्रो करें तो वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर की वेजेस को भी इंक्रीज़ कर देना चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि रिवर्स फ्लो जो है वो शुरू हो जाए, राइट। अच्छा जी, इसके बाद इसके ऊपर बहुत सी क्रिटिसिज्म आती है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो री इन्वेस्टमेंट का है, ऐसा नहीं है कि सारा जो है जितना उन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है कि वो उसको री इन्वेस्ट करेगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स आती जाती हैं, और जब नई फर्म्स नई चीज़ें और नई, जैसे मैंने कहा था ना कि पहले वो जो री इन्वेस्टमेंट करेंगे, जब कैपिटल सरप्लस जो उनके पास आएगा उसको री इन्वेस्ट करेंगे। री इन्वेस्ट करने से कंपटीशन आता है, और जब कंपटीशन आए तो प्रॉफिट जो है वो कम हो जाते हैं,
राइट। तो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये आता है कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा और आगे जाएगा और आगे जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा वो प्रॉफिट अर्न करेंगे और इंडस्ट्री एक्सपैंड करेगी और प्रॉफिट अर्न करेंगे और लेबर वहाँ से मूव करेगी, ऐसा नहीं होता। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब री इन्वेस्ट को करते हैं तो री इन्वेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा कंपटीशन आता है। जब कंपटीशन आता है तो प्रॉफिट्स मार्जिन कम हो जाते हैं। तो एक पॉइंट ये है कि ये इसके ऊपर ये पहली क्रिटिसिज्म है। ये जो मैंने पीछे देख के जो जनरल हर बंदे के जहन में आ जाती होगी क्रिटिसिज्म, तो ये एक क्रिटिसिज्म है कि जब न्यू फर्म्स आती हैं, न्यू फर्म्स आने की वजह से कंपटीशन आता है और प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाते हैं। अच्छा जी, पहला पॉइंट हमने देख लिया। दूसरा पॉइंट ये है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट टेक प्लेस वाया द absorption of labor from subsistence sector where opportunity costs of labor are very low. However, if there are positive opportunity costs, the loss of crops, सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म ये इसके ऊपर आती है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, कि क्रॉप्स का लॉस होता है, ठीक है, और लेबर ट्रांसफ़र रिड्यूस द एग्रीकल्चर आउटपुट। और ख़ास तौर पे मैंने जैसे कहा था कि इस तरह की इंडिया के अंदर ये स्टडी हुई है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन हुई है ड्यू टू द मूवमेंट फ्राम लेबर फ्राम एग्रीकल्चर सेक्टर टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये भी एक क्रिटिसिज्म एम्पिरिकली प्रूव हुआ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कहा जाता है ना कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ऐसा नहीं है। उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी भी पॉजिटिव आई है और इनके मार्जिन प्रोडक्टिविटी भी पॉजिटिव आई है। ये भी एक क्रिटिसिज्म है कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होती, बल्कि मार्जिन प्रोडक्टिविटी ग्रेटर दैन ज़ीरो होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी हो सकती है और कई कंट्री में ऐसा है कि जब वो नए ट्रैक्टर, नई मशीनरी, नई चीज़ें, नई इनोवेशन फार्मर लेकर आता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव होती है। दूसरा ये है कि absorption of surplus labor itself may end prematurely because competitor may rise wage rate and तो जब मैंने कहा कि जब न्यू फर्म्स जब वो री इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नई फर्म्स आती हैं, नई फर्म्स बनती हैं और नई फर्म जो है वो क्या है, नई फर्म जो है वो कंपटीशन क्रिएट करती है और इस कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि कंपटीशन की वजह से प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। और ये इजिप्ट के अंदर ये स्टडी जो है वो कंडक्ट भी हुई है और इसको प्रूव भी हुआ है कि वेज रेट जो है 50% ज़्यादा था और जब लेबर के मूवमेंट की वजह से वेज रेट इंडस्ट्रियल सेक्टर में 50% इंक्रीज़ किया, लेकिन प्रॉफिट तकरीबन 12% कम हुआ। तो वेजेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर वर फोर्स्ड अप directly by unions and indirectly through the demand for increased wages in the subsistence sector as payment for increased productivity. In fact, given the urban-rural wage differential in most poor countries, large-scale unemployment is now seen in both urban and rural sectors. और ऐसा नहीं है कि जो कहा गया है ना कि रूरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट होती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, ऐसा प्रोसेस तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होता है। तो ये भी एक इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आता है। उसके बाद लुइस मॉडल अंडर एस्टिमेट द फुल इम्पैक्ट ऑन द पुअर इकानमी ऑफ अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसने पॉपुलेशन के ग्रोथ को जो है वो भी अंडर एस्टिमेट किया। इट्स अफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर सरप्लस, द कैपिटलिस्ट प्रॉफिट शेयर, वेज रेट्स एंड ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। Similarly, Lewis assumed that the rate of growth in manufacturing sector would be identical to that in agriculture, कि जो रेट ऑफ ग्रोथ इन मैन्युफैक्चर वो एग्रीकल्चर सेक्टर के आइडेंटिकल हो सकता है, इक्वल हो सकता है। बट इफ़ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मोर इंटेंसिव यूज़ ऑफ कैपिटल दैन लेबर, कि अगर वो लेबर को यूज़ करने की बजाय कैपिटल को यूज़ करें जैसे कि यूके में हुआ है, then the flow of labor from agriculture and industry will simply create more unemployment, कि अगर वो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट नहीं करेंगे, ज़्यादा कैपिटल, क्योंकि कैपिटल जो होता है ये लेबर की प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ करता है, ठीक है ना। तो जब उसमें ये भी होना चाहिए, ये भी क्रिटिसिज्म है जो लुइस ने जो है कंसिडर नहीं की कि एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर में नया लेबर की अकोमोलेशन भी हो,
ताकि लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करे। ऐसा नहीं है कि लेबर जाएगी और वो जैसे ही फैक्ट्री में इंटर होगी प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर जाएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि उनको कैपिटल अकोमोलेशन भी करनी होती है। राइट, लुइस अज्यूम, नेक्स्ट इसकी क्रिटिसिज्म है, लुइस सीम्स टू हैव इग्नोर द बैलेंस ग्रोथ बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री given the linkages between agriculture growth and industrial expansion in poor countries. If a section of profit made by capitalists is not devoted to agriculture development, the process of industrialization would be jeopardized, यानी कि और ज़्यादा वर्स हो जाता है, और ज़्यादा जो है वो कंडीशन वर्स हो जाती है कि इसने जो एग्रीकल्चर का लिंकेजेस है ग्रोथ कि दोनों में ये बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। अगर हम इनको सेपरेटली, इनको बैलेंस तरीके से लेकर चलना होता है कि सारी की सारी, अगर आप लेबर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ मूव कर जाए तो ये इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो इस इम्बैलेंस की वजह से द थिंग्स आर मोर वर्स, बिकम मोर वर्स, और इससे ज़्यादा जो सिचुएशन है वो वर्स हो जाती है, ज़्यादा ख़राब होती है। इसमें इम्बैलेंस नहीं बल्कि बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है पॉसिबल लीकेज फ्रॉम द इकोनॉमी सीम्स टू बी हैव इग्नोर्ड बाय लुइस। ही अज्यूम बोल्डली दैट कैपिटलिस्ट मार्जिन, इसने ये कहा था जो कैपिटलिस्ट मार्जिन प्रोस्पेरिटी टू सेव इज़ क्लोज टू वन इंडस्ट्रियल सेक्टर but a certain increase in consumption always accompanies in an increase in profit. उसने जो कहा था marginal propensity to save ये is equal to 1 होती है और बड़ी अच्छी चीज़ है, but a certain increase in consumption always accompanies an increase in profit, so the total increment of saving will be somewhat less than increments in the profit. कि ये जो एक होती है marginal propensity to save और दूसरी marginal propensity to consume, राइट, सो द टोटल इंक्रीमेंट ऑफ सेविंग विल बी समवट लेस देन द इंक्रीमेंट, कि ये जो सेविंग होती है ये प्रॉफिट से लेस हो जाती है अगर इस प्रोसेस को हम देखें। इसकी एम्पिरिकल स्टडी भी जैसे हुई, वेदर और नॉट कैपिटलिस्ट सर्विस विल बी यूज फॉर इन अ पॉजिटिव वे विल डिपेंड ऑन अ कंजम्पशन सेविंग पैटर्न ऑफ टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन, बट कैपिटलिस्ट अलोन आर नॉट द ओनली प्रोडक्टिव एजेंट ऑफ द सोसाइटी। कि सिर्फ कैपिटलिस्ट नहीं होता कि वो कैपिटलिस्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर में जाएंगे तो वो ही प्रोडक्टिव एसेट नहीं होता, और भी होते हैं स्मॉल। अच्छा, जैसे यही कंसीडर किया जाता रहा है कि ये शायद कैपिटलिस्ट और ये जो है इंडस्ट्रियल और इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आते हैं, डेवलपमेंट लेकर आते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप मलेशिया की देख लें इंडस्ट्री, आप इजिप्ट की देख लें, गाना की देख लें इंडस्ट्रीज़, ये स्मॉल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, स्मॉल फार्मर के बेस पे खड़ी हुई है। मतलब गाना के अंदर कोका इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट फार्मर्स हैं, और वो बहुत ज़्यादा जो है वो इकानमी को जो है वो गियर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं। इसी तरह मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के स्मॉल फार्मर्स देख लें, सिर्फ कैपिटलिस्ट ही नहीं, फार्मर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये साबित हुआ है कि उनकी डेवलपमेंट अगर उनसे ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है, उनका डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। तो कोका इंडस्ट्री हो गया, इजिप्ट के अंदर जो है वो कैश क्रॉप इंडस्ट्री होगी, ये ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा गियर अप किया है। अच्छा जी, द नेक्स्ट क्रिटिसिज्म जो है, द ट्रांसफ़र ऑफ अनस्किल्ड वर्कर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री इज़ रिगार्डेड एज आलमोस्ट स्मूथ एंड कॉस्टलेस। और इसने कहा था कि ये कॉस्टलेस होती है, इजीली मूव कर सकती है, कल कोई बंदा विलेज से उठेगा और शहर में चला जाएगा और उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, ऐसा नहीं है, इसके साथ बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। और बट दिस डज़ नॉट अकर इन प्रैक्टिस बिकॉज इंडस्ट्री रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर। कि कल एक बंदा फार्मर उठेगा और कहेगा कि मैं जी इंडस्ट्री में जाके कोई मैनेजर बन जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। ये उसको भी एक स्किल और एक स्किल रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग और एजुकेशन रिक्वायर होती है। तो बहरहाल लॉन्ग रन में करना ये चाहिए कि विलेज सेक्टर को भी इम्प्रूव करना चाहिए, उनमें भी अगर स्किल्स और एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए तो अगर लेबर जो है अगर
अगर विलेजेस से शहरों की तरफ आए या एग्रीकल्चर से शहरों की तरफ आए, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ आए, अगर वो स्किल के साथ आए तो ठीक है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा मीनार पाकिस्तान में हज़ारों इस तरह लोग जो है वो विलेजेस से आके वो फुटपाथ पे सोते हैं, और सिर्फ वो क्या है, सिर्फ अपना इंडस्ट्रीज़ के ऊपर और कैपिटल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर, अर्बन एरियाज़ के ऊपर सिर्फ बर्डन ही क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ये है कि हिस्टोरिकली मॉडल मिस इज़ वन इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जो एनॉमरस यानी कि बहुत एक्सोडस ऑफ लेबर, यानी कि मास क्वांटिटी ऑफ लेबर फ्राम एग्रीकल्चर रेजिंग वेजेस देयर applies pressure for rationalization of agriculture technology for introduction of machinery and other capital intensive methods such as fertilizer। ऐसा नहीं है कि वो, जैसे मैंने कहा कि उसमें मार्जिन प्रोडक्टिविटी ज़ीरो होती है, कि बहुत ज़्यादा कैपिटल का रोल है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया। जैसे फर्टिलाइज़र प्रोडक्टिविटी कैन आल्सो इंक्रीजेज इन इंडस्ट्री, interact with productivity increase in agriculture after the supply of labor has been drawn down। कि मतलब ये है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ में भी अगर हम देखें कि उनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी को अगर हम इंक्रीज़ करें तो ये एक बेटर पॉइंट होगा। ये एक चीज़ होगी कि वो जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में ये हुआ भी है कि उनकी मार्जिन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, कि ट्रैक्टर, मशीनरी या इस तरह की चीज़ें जो है, हाइब्रिड सीड्स, फर्टिलाइज़र्स, ये वो चीज़ें हैं, कैपिटल जो हैं, जो फार्मर्स की भी मार्जिन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, जिससे डेवलपमेंट आएगी। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीक्स लेक्चर। हमने 28वां, 29वां और 30वां लेक्चर हमने कवर किया। प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।